हेलो और वेलकम बच्चों। आज हमारा ये पहला लेक्चर है इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। सबसे पहले ये जो इनाफा अकाउंटिंग एंड बिजनेस चैनल है इसको सब्सक्राइब कीजिए, बेल का आइकन दबाइए ताकि आप कोई भी वीडियो लेक्चर आने वाली वीडियोस में मिस ना करें। आज ये पहली वीडियो है जो मैं अपलोड करने जा रहा हूँ। ये बहुत ही एक जबरदस्त चैनल होगा उन स्टूडेंट्स के लिए जो अकाउंटिंग शुरू कर रहे हैं, जिनकी बिल्कुल अकाउंटिंग की बैकग्राउंड नहीं है। सो जीरो से स्टार्ट करके आपको मैं लेके चलूंगा और ग्रेजुअली हम इसको हाईएस्ट लेवल तक लेके जाएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं। ACCA फाउंडेशन डिप्लोमा जो AFD करते हैं ACCA का, फिर ICAW, फिर CA के स्टूडेंट्स, फिर ICMA के स्टूडेंट्स, देन सीमा UK के स्टूडेंट्स, एंड देन आप जो इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, फिर बांग्लादेश के अकाउंटेंसी के जितने स्टूडेंट्स हैं उनकी स्टार्टिंग के लिए ये बहुत जबरदस्त वीडियोस हैं। छोटी छोटी वीडियोस 15-15, 20-20 मिनट की मैं रिकॉर्ड करूंगा। डिफरेंट टॉपिक्स पे इंशाल्लाह ये आपको हेल्प आउट करेंगी। तो आपने बस ये है कि मेरे साथ इन टच रहना है। तो आज शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। उसमें सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग की डेफिनेशन हम देखते हैं। तो अकाउंटिंग की डेफिनेशन क्या है? द वे ऑफ रिकॉर्डिंग, एनालाइजिंग, क्लासिफिकेशन, समराइजिंग एंड प्रेजेंटिंग। यानी ये चार काम है जिनको आपने याद रखना है। ये चार काम हमारे साथ साथ चलेंगे। नंबर 1 रिकॉर्ड करना, नंबर 2 उसकी क्लासिफिकेशन करना, नंबर 3 समरी बनाना, और नंबर 4 इसको प्रेजेंट करना। किसको? द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। किसकी? बिजनेस की। यानी बिजनेस की जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं उनके साथ ये चार काम करना। तो सबसे पहले देख लेते हैं ट्रांजैक्शन क्या होती है। डेफिनेशन के सारे एस्पेक्ट्स को बारी बारी देखते हैं। ट्रांजैक्शन हम कहते हैं एक्सचेंज ऑफ इंटरेस्ट बिटवीन द पार्टीज। दो पार्टीज है ना, आपस में जब वो मफादात एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करती हैं उसको हम ट्रांजैक्शन कहते हैं। सादे लफ्जों में इसको लेन देन नहीं कहते हैं। तो आप ये देखें कि ट्रांजैक्शन सिर्फ लेने का नाम नहीं है, सिर्फ देने का नाम नहीं है। ये लेन भी है, देन भी है। इसीलिए कहते हैं कि हर ट्रांजैक्शन के दो इफेक्ट्स होते हैं और हम उन दोनों को रिकॉर्ड करेंगे और इसी को डबल एंट्री कहते हैं। डेबिट क्रेडिट का आपने हवा सुना होगा। आप यकीन करें जब डेबिट क्रेडिट वाला मेरा लेक्चर आप लेंगे तो आपका ये हवा खत्म हो जाएगा। बहुत ही आसान है इसकी रिकॉर्डिंग। सो जो दो ट्रांजैक्शंस आपस में इंटरेस्ट एक्सचेंज करती हैं या लेन देन करती हैं उसको हम ट्रांजैक्शन कहते हैं। देन ट्रांजैक्शन के साथ क्या करना है? नंबर 1 रिकॉर्ड करना है थ्रू डबल एंट्री सिस्टम। हर ट्रांजैक्शन को दो दफा रिकॉर्ड करेंगे। क्यों? कि उसके दो इफेक्ट्स होते हैं। फर्ज कर ले मैंने अगर किसी को मोबाइल बेचा 10,000 का, तो मैंने लेन क्या किया 10,000, देन क्या किया 10,000 का मोबाइल, तो इन दोनों को रिकॉर्ड करूंगा। इसी तरह जिसने वो खरीदा उसने लेन क्या किया मोबाइल और उसने देन क्या किया 10,000, तो वो भी इन दोनों को रिकॉर्ड करेगा। सो दोनों बंदों के हवाले से ट्रांजैक्शन के दो इफेक्ट्स हैं और दोनों उस पर रिकॉर्ड करेंगे। डबल एंट्री सिस्टम आज के वीडियो का हिस्सा नहीं होगा, अगली वीडियो में आपको ये भी मिल जाएगा। फिर उसके बाद है एनालाइजिंग क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन नॉर्मली हम कहते हैं किसी भी चीज को, किसी भी चीजों को, सेम चीजें हों उनकी हम ग्रुपिंग इस तरह से कर दें कि उनकी पहचान आसान हो जाए, उनको आइडेंटिफाई करना इजी होगा, उसको हम कहते हैं क्लासिफिकेशन। सो इसका मतलब है ट्रांजैक्शंस को हम जब रिकॉर्ड करेंगे इस डबल एंट्री के थ्रू, उसके बाद फिर हम हर ट्रांजैक्शन को उसके अपने करस्पॉन्डिंग मुतल्लिका लेजर में पोस्ट कर देंगे। लेजर कहते हैं अकाउंट, खाता। T अकाउंट की फॉर्म में हम बनाएंगे लेजर्स, तो हर एक चीज को उसके अपने मुतल्लिका लेजर में पोस्ट कर देंगे ताकि उसकी आइडेंटिफिकेशन हो सके। चौथा नंबर है समरी। समरी बनानी है हमने। एक्चुअली दिस इज द थर्ड प्रोसीजर बट फोर्थ एस्पेक्ट ऑफ द डेफिनेशन। डेफिनेशन का चौथा हिस्सा है, लेकिन ट्रांजैक्शन के साथ जो हमने काम करने हैं वो रिकॉर्डिंग, एनालाइजिंग, क्लासिफिकेशन एंड समराइजिंग। समरी बनाना मतलब जितने भी अब आपके वो जो T अकाउंट्स होंगे ना, उनका जो जो बैलेंस निकलेगा ना, उस बैलेंस की हम एक लिस्ट बना देंगे, उसको कहते हैं ट्रायल बैलेंस। नॉर्मली स्टूडेंट्स को मैंने देखा है ट्रायल बैलेंस का नाम ले तो उनके हाथ पांव ठंडे होना शुरू हो जाते हैं। यार ट्रायल बैलेंस कुछ भी नहीं, सिर्फ बैलेंसेस की एक लिस्ट है जो हमने बना लेनी है, और जब हम बनाएंगे तो आपको ये बहुत इजी लगेगा। फिर प्रेजेंटिंग है, यानी चीजों को हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, जितनी भी ट्रांजैक्शन अब हमने बना ली हैं, अब उनको हमने प्रेजेंट करना है। किसमें? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। कुछ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी है हमने, वो आगे जाके हम देखेंगे
कौन कौन सी होती हैं स्टेटमेंट्स? नॉर्मली इनको कहा जाता है प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट, जो सादे लफ्जों में दो हैं। पुराना नाम जिसका बैलेंस शीट है, अब उसको स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के नाम से याद किया जाता है, और प्रॉफिट एंड लॉस को अब स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस कहते हैं। खैर आगे जब जाएंगे तो इसकी तफसील में हम जाएंगे। मकसद ये है कि जितना कुछ हमने काम किया है ना ट्रांजैक्शंस के साथ, अब उसको किसी एक ऐसी फॉर्म में प्रेजेंट कर दें कि अगले बंदे को समझ में आ जाए। ट्रांजैक्शंस की बात जब हमने की थी ना, यहाँ पर हमने कहा था फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस ऑफ बिजनेस। तो फाइनेंशियल का क्या मतलब है? हर वो चीज जिसको हम पैसों में मेजर कर सकते हैं, एनीथिंग व्हिच कैन बी मेजर्ड इन मॉनेटरी या मनी टर्म्स। यानी बिजनेस में कोई टेबल पड़ा है, कोई चेयर है, कोई एसी है, कोई गाड़ी है, कोई फ्रिज है, कोई भी ऐसी चीज जिसकी पैसों में कुछ भी वैल्यू है, उसको हम सिर्फ रिकॉर्ड करेंगे। मिसाल के तौर पे मैनेजर है, उसकी जहानत, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। कस्टमर की सेटिस्फैक्शन, कोई वैल्यू नहीं, रिकॉर्ड नहीं करेंगे। सो ये फाइनेंशियल का मतलब है। उसके बाद ट्रांजैक्शन किसकी रिकॉर्ड करनी है हमने? बिजनेस की। तो बिजनेस क्या होता है? हर वो एक्टिविटी जो एक या एक से ज्यादा बंदे मिलकर करें, मकसद प्रॉफिट कमाना हो। एनी एक्टिविटी कैरिड आउट बाय वन और मोर पर्सन, वन और मोर देन वन पर्सन विद द व्यू टू अर्न प्रॉफिट। मकसद प्रॉफिट कमाना है और वो आप एक्टिविटी कर रहे हैं और बार बार कर रहे हैं, तो उसको हम कहते हैं कि नॉर्मली ये बंदा बिजनेस कर रहा है। तो ये तो थी डेफिनेशन। आगे मूव करते हैं। जब भी हमने रिकॉर्डिंग करनी है ना, याद रखिएगा, या अकाउंटिंग पढ़नी है, उसके लिए ना डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स आएंगे। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स क्या है? एक्चुअली ये वो पिलर हैं जिनकी बेस पे पूरी अकाउंटिंग खड़ी है। हम जो भी काम करेंगे, कोई अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट वायलेट नहीं होना चाहिए। तो कौन कौन से कॉन्सेप्ट हैं? जनरली वैसे तो काफी सारे हैं, लेकिन यहाँ पे हमारे जो रिलेटेड हैं वो 3 कॉन्सेप्ट हैं इनिशियली जिनको हमें समझना है। वो है डबल एंट्री कॉन्सेप्ट। डबल एंट्री यानी हर ट्रांजैक्शन को 2 दफा एंटर करना है मैंने। अगेन वो जो थोड़ी देर पहले बात हुई थी ना कि हर ट्रांजैक्शन के 2 इफेक्ट्स हैं। लेन देन, हमने लेन को भी एंटर करना है और हमें देन को। एवरी ट्रांजैक्शन हैज 2 इफेक्ट्स एंड वी हैव टू रिकॉर्ड देम बोथ। दूसरा कॉन्सेप्ट जो अभी हमारे जानना जरूरी है वो है सेपरेट एंटिटी। सेपरेट का मतलब अलग, एंटिटी हर उस चीज को कहते हैं जिसका कोई वजूद होता है। इसका मतलब बिजनेस जो है वो उसकी सेपरेट एंटिटी है, अपनी एंटिटी है। किससे? ओनर से। यानी ओनर और बिजनेस को आपने अलग अलग समझना है। अब आगे जाके हम टाइप्स देखेंगे कब कब ओनर और बिजनेस अलग होता है और कब अलग नहीं होता, यानी कब ये कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है और कब ये अप्लाई नहीं करना, ये अभी थोड़ी देर बाद हम डिस्कस करेंगे। अगला जो कॉन्सेप्ट हमें अभी के लिए समझना है वो है लिमिटेड लायबिलिटी। लिमिटेड का मतलब महदूद है। लायबिलिटी हर उस चीज को कहते हैं जो बिजनेस ने किसी की देनी है, कोई ऑब्लिगेशन, कोई जिम्मेदारी, कुछ वाजिब अदा बिजनेस के जिम्मे कोई चीज हो, दैट इज लायबिलिटी। तो लिमिटेड का मतलब ये है कि जो ओनर है बिजनेस का, उसकी लायबिलिटी लिमिटेड है। याद रखिएगा, लिमिटेड लायबिलिटी डज नॉट मीन कि बिजनेस की भी लायबिलिटी लिमिटेड है। हाँ, बिजनेस की भी लिमिटेड है। बिजनेस सिर्फ अपनी लायबिलिटीज का जिम्मेदार है। ओनर ने अगर किसी के लोन लिया हुआ है तो वो बिजनेस नहीं देगा। इसी तरह ओनर भी सिर्फ अपनी लायबिलिटीज का जिम्मेदार है, बिजनेस की लायबिलिटीज का वो जिम्मेदार नहीं है। क्यों? कि दोनों अलग अलग हैं, सेपरेट एंटिटी है। लेकिन अगेन कौन कौन से बिजनेस अलग हैं, कौन से नहीं है, ये थोड़ी देर बाद हम डिस्कस करते हैं। अलबत्ता ये याद रखिएगा, सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट जो है उसका एक लीगल व्यू पॉइंट यानी कानूनी नुक्ता नजर भी है और एक अकाउंटिंग व्यू पॉइंट है, वो भी हम देखेंगे। और इसी तरह लिमिटेड लायबिलिटी जो है उसका सिर्फ कानूनी नुक्ता नजर है, अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी नहीं है, क्योंकि लायबिलिटी हमेशा उसको कहते हैं जो आपके जिम्मे वाजिबुल अता हो। और कोई चीज अगर कानूनी तौर पर आपके जिम्मे वाजिबुल अता है तो वो आपकी लायबिलिटी है। अगर कानूनी तौर पर आपने किसी का कुछ नहीं देना तो वो आपकी लायबिलिटी भी नहीं है। मूविंग फॉरवर्ड, अब ये देखें, पहले जितने भी बिजनेस हैं उसका एक तो हम ओनर का नाम देखेंगे, फिर ओनर और बिजनेस दोनों को देखेंगे कि क्या वो अलग अलग हैं कि नहीं है। कानूनी तौर पे क्या वो सेपरेट एंटिटी है, अगर है तो क्या लायबिलिटी भी लिमिटेड है या नहीं है, और फिर इसी तरह अकाउंटिंग नुक्ता नजर भी हम देखेंगे। देखें, सबसे पहले तो मैं सेपरेट एंटिटी और लायबिलिटी, लिमिटेड लायबिलिटी का आपको बताऊं। अगर जहां पे सेपरेट एंटिटी हो ना, वहां पे लायबिलिटी भी लिमिटेड होती है। कैसे? एक बाप है और एक उसका बेटा है। बेटा हमसाये की खिड़की तोड़ के आ जाता है, छोटा बच्चा है। बाप, अब जो हमसाया है वो बाप के पास आएगा कि भाई तेरे बेटे ने मेरा नुकसान कर दिया, भरपाई कर। इसका मतलब ये है कि बेटे के तमाम एक्शंस का जिम्मेदार बाप है। तो लायबिलिटी किसकी है? बाप की। क्यों? कि अभी तक बेटा जो है उसकी सेपरेट एंटिटी नहीं है। तो जब तक एंटिटी सेपरेट नहीं होती
تو لائبلٹی بھی آپ کی لمیٹڈ نہیں ہوتی, آپ اپنے بچوں کی تمام حرکتوں کے ذمہ دار ہوتے ہیں. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یار میں تو صرف اپنی حرکتوں کا ذمہ دار ہوں, میری لائبلٹی تو صرف میرے تک لمیٹڈ ہے. نہیں, آپ بچوں کی لائبلٹیز بھی آپ نے پے کرنی ہے. اس کو کہتے ہیں ان لمیٹڈ لائبلٹی, یا لمیٹڈ لائبلٹی لمیٹڈ نہیں ہے. تو if there is no separate entity means no limited liability. If there is separate entity, اب وہی بچہ بڑا ہو جاتا ہے, شادی شدہ ہو جاتا ہے, اپنا کماتا ہے, اب اگر وہ کسی کا نقصان کرتا ہے تو وہ بندہ باپ کے پاس نہیں آئے گا. اگر وہ باپ کے پاس آئے گا, آپ کہے گا بھائی وہ الگ کماتا ہے, اپنا کھاتا ہے, آپ اس سے لو, میں آپ کو نہیں دوں گا, کیونکہ اب اس کی اینٹی سیپریٹ ہے. سو میری لائبلٹی اب لمیٹڈ ہے. سو بزنس کی ہم بات کرتے ہیں, 3 قسم کے بزنس ہیں جو آپ سٹارٹ کر سکتے ہیں. یاد رکھیے گا, چوتھا بزنس آج تک کوئی قسم شروع نہیں ہوئی آج تک. ایک ہے جو ایک اکیلا بندہ بزنس شروع کرتا ہے, وہی نفع نقصان کا مالک ہوتا ہے, اس کو ہم کہتے ہیں سول پروپرائٹرشپ یا سول ٹریڈرشپ بھی اس کو کہا جاتا ہے. دوسرا ہے پارٹنرشپ, جب 2 یا 2 سے زیادہ بندے مل کے کوئی بزنس سٹارٹ کرتے ہیں اس کو ہم پارٹنرشپ کہتے ہیں. تیسرا ہے اگر آپ کے پارٹنرز جو ہیں وہ کچھ ایک مختلف ممالک میں مختلف کوانٹٹی ہے کہ وہ سرٹن لمٹ تک چلے جائیں اور پھر مزید آپ نے لوگ ان کرنے ہیں تو کمپنی بنا لیں. پارٹنرشپ میں اتنے زیادہ بندے نہ ان کریں. وہ نیم آف دا اونر میں آئے تو سول پروپرائٹر میں جو اونر ہے اس کو سول پروپرائٹر کہا جاتا ہے, یا سول ٹریڈر بھی کہتے ہیں اس کو. یعنی اکیلا بندہ جو شاپس وغیرہ, باربر شاپ ہوتی, کوئی بھی کچھ شاپ اس نے کریانہ شاپ کھولی ہوئی ہے, تو وہ بندہ خود ذمہ دار ہے, اکیلا مالک ہے, وہی سارے نفع نقصان کا ذمہ دار ہے. پارٹنرشپ میں جو اونر ہے اس کو پارٹنر کہتے ہیں, اور جو کمپنی ہے اس میں جو اونر ہے اس کو شیئر ہولڈر کہا جاتا ہے, کیونکہ کمپنی اپنے شیئرز بیچتی ہے جو آپ سٹاک مارکیٹ سے جا کے خریدتے ہیں. جتنے کے شیئرز آپ کے پاس ہوتے ہیں اتنے پورشن کے یا اتنے حصے کے آپ کمپنی کے مالک ہو جاتے ہیں. اب دونوں کانسیپٹ جو ہیں سیپریٹ اینٹی اور لمیٹڈ لائبلٹی, اس کو ہم لیگل ویو پوائنٹ یعنی قانونی نقطہ نظر سے اور اکاؤنٹنگ کے نقطہ نظر سے بھی دیکھتے ہیں. پہلے لیگل میں دیکھیں, قانون یہ کہتا ہے کہ سول پروپرائٹرشپ میں نہ تو بزنس کی اینٹی الگ ہوتی ہے, یعنی بزنس کا اونر سے کوئی الگ وجود نہیں. جب الگ وجود نہیں نا تو پھر اونر کی لائبلٹی بھی لمیٹڈ نہیں. مثال کے طور پہ آپ نے ایک باربر شاپ کھولی, اس کے لیے آپ نے بینک سے 10 لاکھ لون لیا اور اس کے بعد آپ واپس نہیں کر پائے. بینک جب لون لینے واپس آیا آپ سے, آپ نے کہا جی یہ تو میں نے شاپ کے لیے لیا تھا, بزنس کے لیے لیا تھا, آپ اس سے واپس لیں. بینک پر کہیں گے بھائی قانون کہتا ہے نو سیپریٹ اینٹی, یہ سول ٹریڈر تھی, سول پروپرائٹرشپ تھی, اس میں بزنس الگ نہیں ہے, آپ ہی بزنس ہیں. بھائی آپ نے لیا, آپ دو, ہم نہیں جانتے کسی بزنس کو, نہ ہی ہمیں کوئی بزنس الگ وجود کے طور پہ نظر آ رہا ہے, آپ کی لائبلٹی ہے. سو نو لمیٹڈ لائبلٹی. اسی طرح پارٹنرشپ میں بھی نو سیپریٹ اینٹی. لیٹ سے 3 پارٹنرز ہیں, 2 ایکٹیو پارٹنر ہیں, ایک سلیپنگ پارٹنر ہے. اب جو ایکٹیو پارٹنر ہے وہ بینک سے لون لیتے ہیں, اور ایک ایکٹیو پارٹنر جو ہے وہ لون جتنا پیسہ ہے لے کے غائب ہو جاتا ہے. تو جو دوسرا پارٹنر ہے, جو ایکٹیو پارٹنر ہے, اب وہ بھی چھپ جاتا ہے. اس کو پتا ہے کہ یار بینک والے آگے مجھ سے مانگیں گے پیسے, جب دینے کا ٹائم آتا ہے واپسی کا تو دونوں ایکٹیو پارٹنر تو نظر نہیں آتے, لیکن سلیپنگ پارٹنر کو چونکہ پتہ ہی نہیں ہے. سلیپنگ پارٹنر وہ پارٹنر ہوتا ہے جس نے پیسہ لگا دیا, اس کے بعد اس کو کچھ پتہ نہیں بزنس میں کیا ہو رہا ہے. اور یہ بھی قانونی ٹرم نہیں ہے, جب بھی بزنس شروع کرے کبھی بھی سلیپنگ پارٹنر نہ بنے, کیونکہ قانون کی نظر میں سلیپنگ پارٹنر کوئی ٹرمینالوجی نہیں ہے. اب جب بینک آئے گا سلیپنگ پارٹنر کے پاس تو یاد رکھیے گا وہ سلیپنگ پارٹنر کو پکڑ کے اس سے سارے پیسے, سارے سے مراد پارٹنرشپ جو بزنس ہے اس کی جتنی بھی لائبلٹیز ہیں ساری کی ساری وہ پے کرے گا. وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی میں تو تیسرے حصے کا پارٹنر ہوں, مجھ سے صرف اتنے پیسے لے. نہیں, انہوں نے کہنا ہے, لا کیا کہتا ہے, نو لمیٹڈ لائبلٹی, آپ کی لائبلٹی لمیٹڈ نہیں ہے. کیوں؟ سیپریٹ اینٹی. بھائی بزنس اور آپ ایک ہی چیز ہیں. سو پارٹنرشپ میں ہر ایک پارٹنر اکیلا بھی اور سارے مل کے پورے کے لیے لائبل ہوتے ہیں. بزنس کی تمام لائبلٹیز انہوں نے پے کرنی ہوتی ہیں. البتہ کمپنی جب آپ بناتے ہیں نا تو اس میں یہ سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ کمپنی کا اپنا الگ وجود ہوتا ہے. ظاہر ہے جب کمپنی الگ ہے تو اس کی لائبلٹیز کے ذمہ دار نہیں ہوں گے. ہماری ایز اونر لائبلٹی لمیٹڈ ہے. کتنی؟ جس حد تک ہم نے اس میں انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے, جتنے شیئرز ہم نے لیے ہوئے ہیں اتنے پیسے ہم نے دینے ہیں, اس سے زیادہ پیسے ہم نہیں دیں گے. فرض کر لیں آپ نے کسی کمپنی کے شیئر خریدے ہیں 10 لاکھ روپے کے. اب اس کمپنی جو ہے اس کے ذمے واجب الادا کو $10 ملین قرضے ہیں جو اس نے پے کرنے ہیں. آپ نے تو بھائی صرف 10 لاکھ روپے دیے ہیں, ڈالر بھی نہیں روپے دیے ہیں. آپ صرف 10 لاکھ روپے تک کے ذمہ دار ہیں. وہ اگر آپ پے کر چکے ہیں نا تو کوئی بندہ آپ کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ بھائی کمپنی نے تو $10 ملین کا لون لیا ہے تم مالک ہو,
निकालो सारे पैसे, नहीं, आपने कहना भाई जितने के मैंने शेयर्स लिए इतने का मैं जिम्मेदार हूं और वो मैं ऑलरेडी दे चुका हूं, मजीद मेरी कोई लायबिलिटी नहीं है। ये तो था कानूनी नुक्ता नजर। अब अकाउंटिंग नुक्ता नजर क्या है उसके लिए एक दफा रिवाइज कर लेते हैं। अकाउंटिंग है क्या? अकाउंटिंग नाम है ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने का और आगे बाकी काम करने का। किसकी ट्रांजैक्शन? बिजनेस की या ओनर की? जाहिर सी बात है बिजनेस की। डेफिनेशन में भी हमने पढ़ा था फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस। इसका मतलब जब बिजनेस की ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना है तो फिर हमने बिजनेस को हमेशा सेपरेट एंटिटी समझना है, चाहे वो सोल प्रोपराइटर हो, चाहे वो पार्टनरशिप हो, चाहे वो कंपनी हो। हर एक में हमने बिजनेस को अलग समझना है। मिसाल के तौर पे अगर एक बंदा है जिसकी ट्यूबलाइट्स की शॉप है, वो ट्यूबलाइट ला के बेचता है। अब अगर वो 10 ट्यूबलाइट खरीद रहा है जिसमें से उसने 8 बेचने के लिए खरीदी और 2 अपने घर के लिए खरीदी, तो हम कौन सी रिकॉर्ड करेंगे? सिर्फ वो 8। इसका मतलब हम बिजनेस को सेपरेट एंटिटी तस्वुर कर रहे हैं। बेशक वो काम ओनर कर रहा है, लेकिन हम ये कहेंगे भाई ये बिजनेस कर रहा है, तो सिर्फ हम उस 8 ट्यूबलाइट्स को रिकॉर्ड करेंगे। दिस इज समथिंग जो कि रिकॉर्डिंग के वक्त और आगे हर वक्त हमारे माइंड में होना चाहिए कि कानूनी नुक्ता नजर, सेपरेट एंटिटी और लिमिटेड लायबिलिटी के बारे में क्या है और अकाउंटिंग व्यू पॉइंट क्या है। मूविंग फॉरवर्ड, अब अगर हमने रिकॉर्डिंग करनी है ना, याद रखिएगा तो डबल एंट्री सिस्टम है जिसके थ्रू हम रिकॉर्ड करते हैं। थोड़ी देर पहले भी हमने बात की, हर ट्रांजैक्शन को हम 2 दफा एंटर करेंगे, लेकिन उसको समझने के लिए इससे पहले हमें यह समझना है कि जितनी भी ट्रांजैक्शंस हैं उनको हमने किस हेड, किस खाते, किस जगह में डालना है। माफ कीजिएगा। तो उसके लिए याद रखिएगा कि बिजनेस में हम क्या करते हैं, अकाउंटिंग हेड्स बना लेते हैं। दुनिया का कोई भी बिजनेस हो ना, उसमें ये टोटल 5 हेड्स होते हैं, 5 अकाउंटिंग हेड्स हैं उसमें। तो कोई भी ट्रांजैक्शन हो वो इन 5 में ही किसी में फॉल करती है। यही चीज है जो हमने आइडेंटिफाई करनी है जब हम रिकॉर्डिंग करेंगे। जिस बंदे को ये आइडेंटिफाई करना, पहचानना आ गया कि यार बिजनेस में क्या कोई कैपिटल कम ज्यादा हो रहा है या लाइबिलिटीज कम ज्यादा हो रही हैं या एसेट्स कम ज्यादा हो रहे हैं या कोई इनकम कम ज्यादा हो रही है या एक्सपेंसेस कम ज्यादा हो रहे हैं, जिसने ये पहचान लिया उसको रिकॉर्डिंग आ गई, जिसको रिकॉर्डिंग आ गई उसको फाइनेंशियल अकाउंटिंग आ गई। तो सबसे पहले कैपिटल देख ले हैं क्या होता है। कैपिटल जो है इन्वेस्टमेंट बाय द ओनर। ओनर बिजनेस में जो पैसा लगाता है जिसको सादी जुबान में सरमाया कहते हैं, ये आपका बिजनेस का कैपिटल होता है। और कैपिटल भी बिजनेस की एक किस्म की लायबिलिटी होती है, क्योंकि सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट अगर हम कह रहे हैं तो बिजनेस जब भी बंद होगा ओनर को पैसे वापस करेगा। जाहिर सी बात है, मैं बिजनेस शुरू करता हूं आज, अगर मैं आज ही उसको बंद कर दूं तो सारी चीजें वापस कर दूंगा तो मेरे पैसे मुझे वापस मिल जाएंगे। यानी मैंने बिजनेस शुरू किया तो मैंने पैसे बिजनेस को दिए, बिजनेस बंद हुआ तो उसने मुझे मेरे पैसे वापस कर दिए। लायबिलिटीज जो है अब ये 2 किस्म की होती है, करंट और नॉन करंट। करंट लाइबिलिटीज हम उनको कहते हैं कि हर वो पैसा जो बिजनेस ने 1 साल के अंदर अंदर या एक अकाउंटिंग पीरियड के अंदर अंदर देना है किसी का। अकाउंटिंग पीरियड किसको कहते हैं? वो अरसा जितने अरसे के लिए आप अकाउंट्स बना रहे हैं। अकाउंट्स बनाना किसको कहते हैं? यानी ट्रांजैक्शन की रिकॉर्डिंग करना, एनालिसिस करके समरी बना के उनको एक फॉर्म में प्रेजेंट करना। तो लेट्स से आप हर साल बाद अगर बनाते हैं तो साल आपका अकाउंटिंग पीरियड है। इसका मतलब हर वो पैसा, वो ऑब्लिगेशन, वो जिम्मेदारियां, वो वाजिबुल अदा रकम जो बिजनेस ने इस अकाउंटिंग पीरियड खत्म होने तक पे करनी है उसको हम कहेंगे ये करंट लाइबिलिटीज। और हर वो चीज जो 1 से ज्यादा अकाउंटिंग पीरियड के बाद, लेट्स से कोई 3 साल बाद, 4 साल बाद, 5 साल बाद को पैसे किसी के हमने देने हैं तो उसको हम कहेंगे ये नॉन करंट लाइबिलिटी। इसी तरह एसेट क्या होता है? हर वो चीज जो बिजनेस की मलकियत तो नहीं हम कह सकते, लेकिन जो बिजनेस के पास होती है और बिजनेस उससे फायदा उठा सकता है फ्यूचर में। आगे जाके हम इनकी डिटेल्ड तसल्ली से डेफिनेशंस भी पढ़ेंगे, लेकिन आज के लिए सिर्फ आपको बता दूं, एसेट हर वो चीज जो बिजनेस जिससे फ्यूचर में, अभी या फ्यूचर में फायदा ले सकता है, जो उसके पास चीज होती है वो उसका एसेट है। मसलन कैश एसेट है, गाड़ी एसेट है, बिल्डिंग एसेट है, मशीनरी एसेट है। एम्प्लॉय भी एसेट है, लेकिन एम्प्लॉय को हम क्यों रिकॉर्ड नहीं करते? क्योंकि एम्प्लॉय की कोई वैल्यू नहीं है, पैसों में वैल्यू नहीं है। आपने पहले कहा था कि हमने फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना है। इसी तरह एसेट की भी 2 टाइप्स हैं जी, करंट और नॉन करंट। इसमें पीरियड जो है वो मैटर नहीं होता। पीरियड नॉर्मली रॉन्ग डेफिनेशन लोगों ने याद की होती है कि हर वो चीज जो 1 साल तक रहे बिजनेस के पास वो करंट हो गया और जो 1 साल से ज्यादा रहे वो नॉन करंट। नहीं, ऐसा नहीं है। करंट एसेट क्या है? हर वो चीज जो बिजनेस इस नीयत से लेता है कि उसको रीसेल करना है नॉर्मल बिजनेस के दौरान।
acquired with an intention to resale in normal course of business, यानी अपना रूटीन में जो बिजनेस कर रहा है उसमें कोई भी चीज देगा, लेके बेचने के लिए लेगा, वो करंट है। अब चाहे वो चीज 3 साल ना बिके, 2 साल ना बिके, याद रखिएगा वो करंट एसेट ही रहेगा। इसी तरह हर वो चीज जो बिजनेस इस्तेमाल के लिए लेता है, acquired with an intention to use in the business, तो वो बिजनेस का नॉन करंट एसेट होगा। यहाँ पे आपको एक मिसाल दे दूं, फर्ज कर लें एक प्रॉपर्टी डीलर है, वो 10 प्रॉपर्टीज खरीदता है, एक घर बिजनेस के इस्तेमाल के लिए और 9 घर बेचने के लिए। तो याद रखिएगा वो जो 9 प्रॉपर्टीज उसने बेचने के लिए ली हैं वो करंट एसेट हैं। अब उसमें से चाहे 8 बिक जाएं और एक 10 साल भी ना बिके, लेकिन कोशिश तो ये आज बिक जाए, कल बिक जाए, तो वो रहेगा करंट एसेट ही। और वो प्रॉपर्टी, वो बिल्डिंग जो बिजनेस ने इस्तेमाल के लिए ली है, वो उसका नॉन करंट एसेट होगा। बेशक वो 4 माह बाद ही क्यों ना उसको बेच दे, लेकिन बेचने के लिए ली नहीं थी, इसलिए हम उसको नॉन करंट एसेट कहेंगे। अगली चीज इनकम है। हर वो चीज जो बिजनेस अर्न करता है, अर्निंग, इनकम और एक्सपेंस वो जो अखराजात होते हैं। मैं अगर इनकम और एक्सपेंस को थोड़ा डिफाइन करूं तो ये है कि लेट से आप मोबाइल बेचते हैं, मोबाइल आप लेते हैं 7,000 का, बेचते हैं 10,000 का, तो 10,000 आपकी इनकम है, 7,000 आपका खर्चा है एक्सपेंस, और 3,000 आपका प्रॉफिट है। इनकम और एक्सपेंस का जो रिजल्टेंट फिगर होती है उसको हम प्रॉफिट कहते हैं। सो इसका मतलब अगर मैं उर्दू में इसके लिए अल्फाज यूज करूं, इनकम मीन्स आपने कमाया क्या, एक्सपेंसेस मीन आपने लगाया क्या, और प्रॉफिट मीन आपने बचाया क्या। तो कमाया, लगाया और बचाया, इनकम, एक्सपेंस और प्रॉफिट। अगर आपकी इनकम ज्यादा हो, एक्सपेंसेस कम हो, तो आपका प्रॉफिट होता है। अगर एक्सपेंसेस ज्यादा हो, इनकम कम हो, तो उसको कहते हैं लॉस हो गया है। तो दोस्तों ये हमारा लेक्चर था आज का, ये वीडियो थी। आई होप कि आपको बिल्कुल बेसिक चीजें जो हैं ये आपको समझ आ गई होंगी। तो नेक्स्ट हमारा जो लेक्चर है वो होगा डबल एंट्री के हवाले से। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन को दबाना ना भूलिएगा, ताकि आप कोई भी वीडियो जो है उसको मिस ना करें। I wish you all the best. Good luck. Goodbye.